आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जिस काम का हम इरादा रखते हैं, कुछ करने के लिए एक फैसला करते हैं, मुस्तकबिल में वक्त के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। यानी हमने कोई काम करने का इरादा किया जो कि आने वाले जमाने में किया, फ्यूचर में किया, ठीक है। तो जो वाला वो वाला टेंस जो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस में, उसी को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब जो पहला है इसमें, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो क्या होता है? जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा जमाने में होने वाला है, वो वाले सेंटेंसेस जिनमें ये पता चलता है कि काम होगा, ठीक है, लेकिन आइंदा आने वाले जमाने में यानी फ्यूचर में होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको मेरी वॉइस आ रही है? आवाज धीमे आ रही है। यस सर, मुझे भी आपकी आवाज धीमे आ रही। अब आ रही है क्लियर? अब आ रही है क्लियर? ओके। यस मुझे अभी भी स्लो आ रही है। बेटा ये नेटवर्क इश्यू होता है, वरना मैं ऊंची आवाज में बोल रही हूँ। आपको भी लग रहा होगा कि मैं ऊंची आवाज में बोल रही हूँ, लेकिन आवाज धीमे आ रही होगी तो ये नेटवर्क इश्यू है। The action which is to take place in the time to come is expressed in simple future tense. वो वाला टेंस जो आइंदा, वो वाला काम जो आइंदा आने वाले जमाने में होगा, उसी को हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। यस मैम। अब am I audible to all? यस मैम। अब आ रही है वॉइस क्लियर मेरी? तो वापस से रिपीट कीजिए, मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ फ्यूचर टेंस, और पहला जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो ही मैं आपको समझा रही हूँ। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा जमाने में होने वाला है, ठीक है, ये वो वाले सेंटेंसेस है जिनसे ये पता चलता है, ये बात जाहिर होती है कि काम होगा आने वाले वक्त में, ठीक है। वो वाले सेंटेंसेस जिनमें ये एक्सप्रेस किया जाता है, ये बताया जाता है कि काम होगा, एक्शन होगा, आने वाले वक्त में होगा, उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या टेंस कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। हाँ, अब अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, एक आता है शैल और दूसरा आता है विल। आया समझ? एक आता है शैल, दूसरा आता है विल, लेकिन ये दोनों डिपेंड होते हैं सब्जेक्ट पे, यानी जैसे सब्जेक्ट होगा वही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको जरूरी याद रखना है, वो आपको याद रखना है। लाइक अगर हम शैल की बात करेंगे तो शैल इस्तेमाल होता है आई और वी के साथ, ठीक है। और अगर हम विल की बात करेंगे तो वो इस्तेमाल होता है इन सब के साथ, ही, शी, इट, यू और दे के साथ। गॉट इट? लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस में किसी काम के करने को जरूरी करार दिया गया है, तब इनका रिवर्स होता है। तब विल लगता है आई वो के साथ, शैल लगता है ही, शी, इट, यू, दे के साथ, यानी इनका रिवर्स। जो ऊपर हमने बोला कि शैल आई वो के साथ लगता है, लेकिन अगर सिंपल फ्यूचर टेंस हो लेकिन उसमें कोई ऐसी बात की गई हो कि जो ताकीद जिसपे की गई हो कि ये जरूरी करना है, तब शैल यहाँ आई वी के साथ नहीं बल्कि विल आई वी के साथ लगेगा, और शैल के साथ लगेगा ही, शी, इट, यू, दे। इतना समझ आया? यस मैम। वकास आपको समझ आ रहा है? मसरूर? यस मैम। यस मैम। वारिद? यस मैम।
ये जब अभी हम सेंटेंस करेंगे उसमें आप इसकी तरफ ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। मैम आप स्क्रीन शेयर कर रही है? जी जी बेटा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो इसके साथ अब हमें पता है will के साथ क्या लगता है और shall के साथ क्या लगता है, और जब ताकीद की जाती है किसी काम को तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त इनका रिवर्स होता है। अब अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, पब्लिश फर्स्ट फॉर्म है, रिटर्न फर्स्ट फॉर्म है ना। तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। और अगर अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ऐसे होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल, जो कि डिपेंड है कि सब्जेक्ट क्या होगा, है ना, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रहा, पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। गॉट इट? मैम विल और शैल है ना, ये फ्यूचर टेंस Yes, का ma'am. ये हेल्पिंग वर्ब। हाँ ये विल, लेकिन ये डिपेंड होता है सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट, अभी मैंने आपको बोला, अगर सब्जेक्ट शैल होगा तो आई वी आएगा, और अगर सब्जेक्ट सॉरी, अगर सब्जेक्ट आई या वी में से कोई होगा तो शैल आएगा। आपको ये याद रखना है, आई और वी, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ लगता है विल। आया समझ? ये आपको याद रखना है, सिर्फ आई और वी के साथ क्या लगता है, shall। आई और वी के साथ लगता है शैल। पूरा पे हाँ, और विल और बाकी जो सब्जेक्ट है, लाइक ही है, शी है, इट है, यू है, दे है, इनके साथ क्या लगता है, विल। लेकिन अगर अब विल। कई जगह, हाँ, लेकिन अगर कहीं किसी सेंटेंस में ताकीद की गई तो इसका रिवर्स होगा, तब शैल की जगह विल लगेगा आई और वी के साथ, और विल की जगह ही, शी, इट, यू, दे के साथ लगेगा शैल। आई बात समझ? Yes, ma'am. सेंटेंस मैम। स्ट्रक्चर, अब मैंने आपको बोला सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। आपको मैं ये अभी सेंटेंस से समझाऊंगी। स्क्रीन अपना मैं इसका फोन का शेयर कर रही हूँ तो सब नजर रखेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। तो पहला है सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आई शेल गो टू स्कूल, सिंपल सा सेंटेंस है, आई शेल गो टू स्कूल, आई आया तो शैल लगा, ठीक है, मैंने अभी बोला ना आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी किसी के साथ नहीं आता है। मैं घर जाऊंगा, वी शेल ईट मील, हम खाना खाएंगे, ठीक। यू विल स्टडी, आप पढ़ोगे। जिस तरीके से पहले पहला जो सेंटेंस है, आई शेल गो टू होम, आई सब्जेक्ट आया, ठीक है, और shall हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, होम ऑब्जेक्ट जिसपे काम हो रहा है, ठीक है। यस मैम। आप देखो, अभी मैंने आपको और एक बात सिखाई थी कि अगर किसी जुमले में, किसी सेंटेंसेस में, फ्यूचर टेंस में अगर सिंपल फ्यूचर टेंस होगा और किसी में कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें ताकीद की गई है कि ये करना है, तो तब मैंने आपको बोला था कि तब क्या करना है, तब उनकी पोजीशन चेंज होती है, आई वी के साथ विल लगता है ना, और ही, शी, इट, यू, दे के साथ शैल लगता है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, तलाहा शैल प्ले क्रिकेट, तलाहा क्रिकेट जरूर खेलेगी, यहाँ पर ताकीद की गई है जरूर। अगर वैसे जरूर यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर क्या लगता, आई विल प्ले क्रिकेट लगता ना। मैम विल। यस मैम लेकिन विल लगता। लेकिन यहाँ पर चूंकि जरूरी दिया गया है, दैट मीन्स यहाँ पर शैल लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, ही, शी, इट के साथ भी क्या लगता है, जब रिवर्स होता है तो शैल लगता है। ऐसे ही इमरान अपना सबक जरूर याद करेगा, इमरान शैल लर्न हिज लेसन,
यहाँ पर भी जरूरी दिया गया है तो यहाँ पर शैल लगेगा। हम अपना मकान जरूर बेचेंगे, वी विल सेल आवर हाउस। एहसान जरूर जीतेगा, एहसान शैल विल। आया समझ? क्योंकि इन सेंटेंसेस में जरूरी ताकीद की गई है, दैट्स व्हाई इनका जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है बेटा कि नहीं? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं। ये इतना टफ नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब्स। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब्स याद रखे तो आपको वो बाकी सारा इजी लगेगा। अगर अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर यही रहता है, सब्जेक्ट फिर विल शैल, लेकिन उसके बाद नॉट वर्ड का इजाफा लगाना है। फिर बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल वही रहेगा, जैसे ही विल नॉट स्लीप, वो नहीं सोएगा। तुम नहीं खाओगे, यू विल नॉट ईट। वी शैल नॉट रन, तुम नहीं दौड़ोगे। वी के साथ शैल लगा, राइट। और किसके साथ शैल लगता है? दो के साथ शैल लगता है, एक आई के साथ और दूसरा वी के साथ। बाकी सब के साथ विल लगता है ना? वही के साथ। आई और वी के साथ शैल Yes, लगता है, बाकी सब के साथ क्या लगता है? विल। आया समझ? आई शैल नॉट स्टडी, आई के साथ क्या लगा? मुझे एग्जिट होता है। जी मैम मुझे एग्जिट हो रहा है। बेटा ये नेटवर्क इशू है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और अगर अब हमें अगर अब हमें इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बनाना होगा तो उस वक्त हम क्या करते हैं? हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? उस वक्त पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे शैल आई गो होम, शैल वी ईट मील, विल यू स्टडी, क्या मैं घर जाऊं? शैल आई गो होम। क्या हम खाना खाएंगे? शैल वी ईट। विल यू स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे? यहाँ पर भी आप मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, सवालिया जुमले जो होते हैं, हम ऐसे ही जुमले बना सकते हैं और हम उसमें WH वर्ड का इजाफा भी कर सकते हैं। यानी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक तरीके से इस तरीके से भी बना सकते हैं। शैल आई नॉट गो होम, क्या मैं घर नहीं जाऊं? देखिए आपको, अब प्लीज इस पे नहीं लिखे बेटा, अगर इसके बाद इस पे किसी ने लिखा ना, मैं उसको रिमूव करूंगी क्लास से। शैल वी नॉट ईट मील, क्या हम खाना नहीं खाएंगे? इस सेंटेंसेस में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब जब आप लिखेंगे और नॉट जो लिखेंगे आप, उसके बीच में आपको सब्जेक्ट रखना। आप इन सब सेंटेंसेस में देखिए कि जो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है और नॉट है, उनके बीच में सब्जेक्ट आया है ना? तो जब आप ऐसा कोई सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस में, उस टाइम आपको याद रखना है बीच में आपको सब्जेक्ट रखना है। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट वर्ड का इजाफा, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, आई समझ बात, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर आई बीच में है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है और बीच में आई है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है ना? इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है, शैल वी नॉट ईट,
शैल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हुआ और बीच में आया हुई यानी सब्जेक्ट। गॉट इट? यस मैम। बाकी स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम, समझ आ रहा है। यस मैम। ओके। यस मैम का जो जरूरी हो तो यस मैम। और दूसरी बात ये बेटा, आपको पता ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। नहीं आ रही है। और दूसरी बात जो मैम WH वर्ड्स लगा के। एग्जैक्टली इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम WH वर्ड्स लगाकर भी बनाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी हम WH वर्ड का इस्तेमाल करके बना सकते हैं क्वेश्चन। आपको सिर्फ इसमें इतना रखना है, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, लेकिन WH जो वर्ड होगा वो पहले हेल्पिंग वर्ब के पहले आना है, ठीक है? और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जिसको सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रहेगा ना, उसके लिए ये सेंटेंसेस बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी के हिसाब से तो सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर है, व्हाई विल ही गो टू द यूनिवर्सिटी? वो यूनिवर्सिटी क्यों जाए? देखिए क्यों जाए यानी अभी ये नहीं गया है, ये फ्यूचर में होगा, क्योंकि हम फ्यूचर टेंस ही पढ़ रहे हैं ना। व्हेन विल यू टेल अ Yes, लाई? ma'am. तुम कब झूठ बोलोगे? यानी अभी इसने बोला नहीं है, लेकिन इसको फ्यूचर का बोल रहा है। हाँ, ये बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन मैम आप प्लीज मदिया शौकर रोल नंबर 10 को ऐड कीजिए। एक सेकंड। बेटा वो ज्वाइनिंग पे है, बेटा वो ज्वाइनिंग पे है। देखो मैं वो बोल रही है, मुझे ऐड ही नहीं करेगा। ओके, अब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे। पहले मुस्तकबिल जारी, ठीक है? अब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, जिसको पहले मुस्तकबिल जारी भी कहते हैं, ठीक है? अगर आपको याद होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बोला था कि वो वाला काम जो पास्ट में हो चुका है लेकिन कुछ टाइम के लिए वो कंटिन्यू था, ठीक है? तो फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? वो वाला काम, the future continuous tense is used to express action at a particular moment in the future. However, the action will not have finished at that moment. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वो वाला काम है, वो वाला काम जो है वो इंडिकेट करता है जो आने वाले जमाने में होगा लेकिन जो जारी होगा, ठीक है? जो अभी खत्म नहीं हुआ होगा। उर्दू डेफिनेशन से मैं आपको ये समझाती हूँ। मैं उर्दू डेफिनेशन इसीलिए इस्तेमाल करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, एक खास लम्हे में होने वाले काम की इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताहम काम इस वक्त खत्म नहीं हुआ होता है। एक खास लम्हे में होने वाले काम के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला टेंस कोई खास मतलब जो आने वाला वक्त होता है उसमें इसके करने को जाहिर किया जाता है, लेकिन उस वक्त अभी ये जो काम है ये खत्म नहीं हुआ होता है। आपको मैं सिंपल वर्ड्स में ऐसे में समझा सकती हूँ। इसकी मैं और एक डेफिनेशन आपको समझा सकती हूँ कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा जमाने में जारी है। आइंदा जमाने में यानी फ्यूचर में वो होगा, लेकिन वो जारी होगा, ठीक है? यानी कि जैसे कि मैं उसका वेट करूंगी, ठीक है? मैं उर्दू में आपको बोल रही हूँ, मैं उसका इंतजार करूंगी। ये फ्यूचर की बात हो रही है और ये काम कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू भी होगा, ठीक है? इसको हम उर्दू में फ़ैल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। और फ़ैल मुस्तकबिल जारी किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुस्तकबिल में अंजाम पाए, जो आने वाले वक्त में पाया जाए। यानी सिंपली आपको याद रखना है कि अगर किसी जुमले में ऐसा काम पाया जाए जो जमाने मुस्तकबिल में हो रहा होगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है।
अगर किसी जुमले में ऐसा काम पाया जाए जो जमाना मुस्तकबिल में हो रहा होगा, वो पहले मुस्तकबिल जारी है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं पढ़ रही होंगी, यानी ये मैं काम फ्यूचर का बोल रही हूँ कि मैं पढ़ रही होंगी, ये कंटिन्यू होगा, फ्यूचर में होगा लेकिन कंटिन्यू होगा। जैसे मैं सो रही होंगी, या मैं खत लिख रही होंगी, मैं पढ़ रही होंगी, मैं काम अपना लिख रही होंगी। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? यस मैम। यस अगर अब हम मैम। इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, इसके साथ भी ma'am. 2 हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, लेकिन आपको याद होगा जो अभी हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था वो था विल और शैल, था ना? यस मैम। लेकिन इसमें भी यही विल और शैल लगता है, मगर इसमें और एक वर्ड का इजाफा होता है, दैट इज बी, यानी विल बी, शैल बी। ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स इसमें होते हैं। अब ये दोनों कहाँ कहाँ लगते हैं वो आपको याद रखना है। ये डिपेंड होता है एक सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट आई या वी होगा बिल्कुल पहले तरह, हाँ, वहां पर शैल भी लगेगा। और जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स होंगे, ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, वाहिद होगा, जमा होगा, उसके साथ विल भी लगेगा। दैट मीन्स आपने 2 याद रखने हैं, ये आई वी के साथ शैल भी लगता है। ठीक है, आई बी के साथ क्या लगता है? आई वी के साथ शैल लगता है। शैल बी, इसके साथ शैल बी लगता है। और फर्स्ट इसके साथ पहला जो हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसमें कौन सी फॉर्म हो रही थी इस्तेमाल? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना? यस मैम। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इजाफा। देखिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, प्लस शैल बी प्लस विल बी, या फिर सॉरी विल पहले बी ऐसे। सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि शैल बी या विल बी है। और अभी मैंने बोला शैल बी किसके साथ आता है? सिर्फ 2 के साथ, आई और वी के साथ, है ना? बाकी सब उनके साथ विल बी लगेगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे गोइंग, राइटिंग, ठीक है, और देन ऑब्जेक्ट। गॉट इट? यस मैम। सेंटेंसेस पे आप नजर दीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। पहले सब्जेक्ट आया, द वाटर विल बी बॉइलिंग, वाटर विल बी बॉइलिंग। मैंने अभी बोला शैल सिर्फ 2 के साथ लगता है, आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ विल भी लगेगा। तो द वाटर विल बी बॉइलिंग, पानी उबल रहा होगा, रहा होगा यानी ये फ्यूचर में होगा, और ये कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू भी होगा, अभी खत्म नहीं हुआ होगा। देखो, हो रहा होगा, दैट मीन्स ये भी कंटिन्यू, अभी खत्म, अभी ये फिनिश नहीं हुआ है। यहाँ पर वाटर सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, बॉइलिंग क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ, मैम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। और ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है, पहले वाले दैट मीन्स सिंपल सेंटेंस है। अब दूसरा देखिए, वी शैल बी ब्रेकिंग द स्टिक, वी आया तो शैल भी लगेगा, वी हो गया सब्जेक्ट, शैल बी क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, ये ब्रेकिंग हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ उसके बाद आया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस आईएनजी, उसके बाद आया ऑब्जेक्ट। इज अ ऑब्जेक्ट, है ना? वी विल बी काइट, वो पतंग उड़ा रहे हो, वो पतंग उड़ा रहा होगा, यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है, और ये फ्यूचर में काम अभी जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी वो पतंग उड़ा रहा होगा। गॉट इट? यस मैम। ओके, अगर अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैम जिसमें प्रोसेस सेम रहता है लेकिन उसमें नॉट भी लगता है। एग्जैक्टली, इसमें सिर्फ क्या करना है, शैल और बी के बीच में नॉट लिखना है। शोर आ रहा है कहीं से, आप एक्स बान कीजिए। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ एक वर्ड का इजाफा होगा और वो है नॉट का, और वो नॉट कहाँ लगेगा?
वो shall और be के बीच में लगेगा। जैसे he will not be attacking, वो हमला नहीं कर रहा होगा। I shall not be killing the snake, मैं सांप को नहीं मार रहा हूँगा। I आया तो shall be लगेगा, लेकिन चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो इनके बीच में not लगेगा। Shiri will not be playing, शीरी खेल नहीं रहा होगा। Got it? अब अगर हम सेंटेंसेस की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, देन सब्जेक्ट, उसके साथ भी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे विल यू बी ब्रिंगिंग द बुक, शैल वी बी स्विमिंग, विल ही बी ट्रैवलिंग विद फियर, क्या वो खौफ से कांप रहा होगा। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, आप हमेशा देखेंगे जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके पहले में हेल्पिंग वर्ब आता है, या और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या ऑब्जेक्ट्स, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है। या दूसरा तरीका ये होता है कि WH वर्ड का इस्तेमाल करके, है ना। अब अगर हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ बनाना है, हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है लेकिन वो इंट्रोगेटिव भी होना चाहिए, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, फिर बी, और फिर मतलब जो आपका वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। जैसे विल शेरी नॉट बी प्लेइंग, विल ही नॉट बी गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा होगा, क्या शेरी नहीं पढ़ रहा होगा। अगर अब हम WH वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे इन्हीं सेंटेंसेस में तो वो कुछ इस तरीके से अभी मैंने आपको बोला जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे रखते हैं, है ना। लेकिन अगर हमने WH वर्ड का इस्तेमाल करना है लाइक व्हाई, व्हेन, हु, वेयर और हाउ, तो पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले ही उस वर्ड को लगाना है, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। पहले वो वाला वर्ड लगाया, उसके बाद विल या शैल दो में से एक लगाना है, फिर सब्जेक्ट डिपेंड है कि आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, फिर बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक व्हेन विल शी बी स्विमिंग, वो झूला कब झूल रही, व्हेन विल शी बी स्विंगिंग, वो झूला कब झूल रही होगी। व्हाई विल ही बी चेंजिंग हिज क्लोथ्स, वो अपने कपड़े क्यों बदल रहा होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम इसके और दो जो है टाइप्स पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे को आज समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं कल फिर से रिपीट करूंगी। और आपको मैंने बोला था होमवर्क, आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो पास्ट टेंस की डेफिनेशन है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक्स पे उतारनी है, और आपको पहले उसको क्वेश्चन लिखना है व्हाट इज द पास्ट टेंस, फिर डेफिनेशन, फिर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, फिर उनके नाम, उनके एग्जाम्पल्स, और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर होमवर्क किसी को समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं अभी। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए मारिद, आप ही क्यों नहीं सुन रहे हैं बाकी। प्लीज। मैं बोल रही हूँ कि जो पास्ट टेंस जो आपने परसों पढ़ा ना पास्ट टेंस, उसकी डेफिनेशन आप अपनी इंग्लिश कॉपी पे उतारें। गॉट इट? उसमें लिखना है पहले हम लिखेंगे व्हाट इज एंड पास्ट टेंस, उसके बाद लिखिए पास्ट टेंस इज यूज्ड बराबर वहां तक टाइम ऑफ स्पीकिंग, उसके बाद लिखिए टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, उसके बाद वन सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस इतना लिखना है ना मैम, एग्जांपल्स मत ना लिखनी है। नहीं बेटा एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी है। यस मैम, जो बात आपने बोला ना मुझे भी ऐसे ही समझ में आया। हमारी इंग्लिश क्लास यहीं पर खत्म होती है। बी रेडी फॉर योर साइंस क्लास। टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।